इस वीडियो में आपको आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन का सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था 23 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में, उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्थिर बहती नदी में एक नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के प्रतिकूल और एक निश्चित दूरी तक जाती है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करके वापस आती है। समान दूरी से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ रही है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर कोई स्पीड से अगर जा रही हो, मान लीजिए अगर ए स्पीड से जा रही हो और बी स्पीड से वापस आ रही हो कोई निश्चित दूरी, तो उसका जो औसत गति होगी वो हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है आप याद रख लीजिए, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 2 गुणे ए 12 दिया हुआ है, 12 और बी दिया हुआ है, दूसरी जो स्पीड दी हुई है ये है 24 और डिवाइड करेंगे a प्लस बी तो ये हो जाएगा 12 प्लस 24। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 12 गुणे 24 और इसे ऐड करें तो 12 और 24 36। तो 12 से इसे डिवाइड करें 3, 3 से इसे डिवाइड करें 8 और 8 गुणे 2 ये हो जाएगा 16। 16 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है रेशियो ए बी और सी का। तो जब ऐसे रिलेशन दिए हुए हों ए बी और सी के, तो इनका डायरेक्ट रूल होता है कि आप इसका जो रेशियो होगा, जो इनके साथ नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसे इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 रेशियो, और बी के साथ जो नंबर होगा वो भी 1 बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6, और सी के साथ जो नंबर होगा वो भी आ जाएगा 1 अपॉन में 1/7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 था तो यहाँ आ जाएगा 1/7। अब इसे सॉल्व कर लें, क्योंकि ये सभी नंबर पूर्णांक में दिए हुए हैं तो ये जो भिन्न में नंबर आ गए हैं इसे पूर्णांक में बदल लें। तो इसके लिए जो इनका हर होगा डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3, 6 और 7, तो 7 6 42 इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 42 से मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा 14। यहाँ 1/6 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 6 42 और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 14:7:6, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है 6 घंटे में। पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर भर सकता था और यहाँ पे खाली कर सकता है। तो भरने के लिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा तो पॉजिटिव हो गया। और बी जो पाइप है ये 15 घंटे में खाली कर रहा है, तो माइनस लगा देंगे खाली करने के लिए कि इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, ये पूछा गया है। दोनों पाइप भर रहे हैं तो 1/A प्लस 1/B। अब इनकी वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/, ये हो जाएगा -15। तो इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे एलसीएम ले तो आ जाएगा 30, 6 पंचे 30 आ जाएगा 5 और ये माइनस था तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 15 दूना 30 ये आ जाएगा 2। तो 3/30, 3 से इसे डिवाइड करें 10, ये आ जाएगा 1/10। तो ये आ गया 1/10। तो 10 घंटे में दोनों पाइप टैंक को भर देंगे। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में अनु और डिम्पी की आयु का अनुपात 5:8 है। तो अनु का और डिम्पी का जो अनुपात दिया हुआ है आयु का, ये दिया हुआ है 5:8। मान लेते हैं इनका मल्टीप्लायर x है, तो अनु की जो एज हो जाएगी आयु, ये हो जाएगी 5x और डिम्पी की हो जाएगी 8x। अब क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2 वर्ष के बाद तो 2-2 साल इसमें जोड़ दें तो अनु का हो जाएगा 5x में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 2 और डिम्पी में जोड़ें तो ये हो जाएगा 8x + 2। अब जो इनका अनुपात हो जाता है ये 2:3 हो जाता है। 2:3 के ये इक्वल हो जाएंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 से 15x प्लस 6 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16x और ये हो जाएगा 4। तो 15x इस साइड ले आए तो 16 में से घट जाएगा तो ये आ जाएगा x और 6 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और इसमें
फाइंड क्या करना है, 2 वर्ष पहले डिम्पी की आयु क्या थी, ये फाइंड करना है। तो ये प्रेजेंट एज का दिया हुआ है 8x, तो 8 गुणे 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 16। और 2 साल पहले का निकालना है, तो 16 में 2 घटेगा, 14 आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जब किसी संख्या में 36 जोड़ा जाता है, तो वह स्वयं की 109% हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो संख्या फाइंड करना है, मान लेते हैं ये x। तो x में कह रहा है कि किसी संख्या में 36 जोड़ा जाता है, तो x में 36 जोड़ा जाता है, 36 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 109% हो जाएगा। तो x का 109% निकालें, तो 109 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें, केवल एक अननोन है, एक इक्वेशन है, तो आसानी से हम इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 100x, और 36 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3600, और इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा 109x। 100x इधर ले आए, ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 3600 के इक्वल। तो 9 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 9 चौके 36, तो ये आ जाएगा 400। तो x की वैल्यू आ जाएगी 400, और यही x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ऑप्शन 4 इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा। एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो स्पीड फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या दी हुई है, 90 मीटर, 90, और समय टाइम जो दिया हुआ है 0.2, ये मीटर में था और ये सेकंड में, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 18/5 से, तो ये मीटर पर सेकंड की जगह हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लें, तो 18 का 90 मल्टीप्लाई करें, तो 18 नियम 162, और 0 था तो 16 हो जाएगा। 0.2 में 5 का मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 1620, तो 1620 है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो कारें एक्स और वाई क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ए से बी की तक की यात्रा करती हैं। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। एक्स और वाई जो है 50 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा कर रही है। यदि एक्स यात्रा के लिए वाई से 2 घंटे अधिक का समय लेती है, तो ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो जो ए और बी के बीच की दूरी है वो फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये है डी डिस्टेंस। तो एक्स और वाई का समय निकाल लें, तो टाइम आ जाएगा एक्स का, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और डिस्टेंस डी है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन 50। और वाई का समय निकालें, वाई का निकालें, तो डिस्टेंस तो डी रहेगी दोनों के लिए, और इसकी स्पीड जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो आ जाएगा 75। और यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है कि एक्स जो है वाई से 2 घंटे अधिक का समय लेता है, तो जो एक्स का समय है डी अपॉन 50, अगर इसमें से हम इसको टाइम को घटा दें वाई के समय को, तो ये हो जाएगा डी अपॉन 75, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 घंटे के। तो अब यहाँ पर केवल एक अननोन है, तो हम आसानी से यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें से अब एलसीएम लें, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 3d, और ये हो जाएगा 75 दूनी 50, ये आ जाएगा 2d, ये आ जाएगा 2। 3 में से 2 घटेगा तो ये आ जाएगा डी, और ये हो जाएगा 150, और ये 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो डी की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 300, और ये किलोमीटर में था तो ये आ जाएगा किलोमीटर। 300 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बार ग्राफ 2 प्रकार की सलाद एक्स और वाई बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों ग्राम को दर्शाता है। ये यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। यदि सलाद एक्स के घटक बी को 100 ग्राम कम कर दिया जाए और सलाद वाई के घटक ई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो सलाद एक्स से कितना हल्का होगा, ये फाइंड करना है। तो एक्स और वाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरे को। तो पहले हम कैलकुलेट कर लें, और फिर जो घटाना है या बढ़ाना है, इसमें जो कंडीशन दी हुई है उसको हम घटा या बढ़ा लेंगे। तो एक्स को कैलकुलेट करें, तो एक्स का डाटा इस कलर में है,
तो ये हो जाएगा 500, 600, 1100, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 और 100, 16 और 1 1700, 17 और 4 2100। तो 21 x का आ गया 2100 ग्राम। ये आ गए इसके सामग्री। y का निकालें। y का है 300 ग्राम, 100 ग्राम, 400, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 और 3 1500। 1500 ग्राम इसकी सामग्री आ गई y की। अब कह रहा है कि जो इसमें कंडीशन दी हुई है, x के घटक b को 100 ग्राम कम कर दिया गया। b इसमें से 100 ग्राम कम किया गया, तो x में से 100 ग्राम कम करना पड़ेगा। x में से 100 ग्राम कम कर दिए, तो 2100 में से 100 ग्राम घटेगा तो आ जाएगा 2000 ग्राम। और y के घटक e को 25% बढ़ा दिया गया। तो e है यहाँ पर, y घटक ये है 400 का, अगर हम 25% निकालें तो 100 आएगा। तो बढ़ाया जा रहा है तो इसमें 100 ग्राम और जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 1 16, 1600 ग्राम। अब कह रहा है कि तो सलाद y सलाद x से कितना हल्का होगा, ये फाइंड करना है। और ये जो आंसर दिए हुए हैं ये परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो y का हमें x से तुलना करना है। तो 2000 ग्राम 1600 से कितना ज्यादा है, ये है 400, और कितने में से है, 2000 में से। तो 2000 से डिवाइड, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 20 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 20%। तो 20% इससे हल्का होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 27 रुपए में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को 3000 रुपए में बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहले 27 में बेचा जा रहा है और उसे 8% का लाभ होता है। फिर पूछा गया कि 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ होगा, तो इसके लिए हमें पहले सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी फाइंड करना पड़ेगा। तो एसपी दिया हुआ है यहाँ पर 2700, और गेन जो दिया हुआ है लाभ, ये दिया हुआ है 8%। तो सेलिंग प्राइस अगर हम कॉस्ट प्राइस के टर्म में लिखें तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस गुणे कितना परसेंट गेन हो रहा है, 8%। तो 100 में 8 जुड़ेगा 108%, में है तो 100 से डिवाइड। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 2700 दी हुई है तो 2700 यहाँ पे रख दें, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो 108 बटे 100, 4 से इसे डिवाइड करें तो याद आएगा 27, 4 से इसे डिवाइड करें तो याद आएगा 25, 27 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो याद आएगा 100। तो सीपी यहाँ से आ जाएगा 25 गुणे 100 तो याद आएगा 2500। कॉस्ट प्राइस आ गया 2500। और इसमें अब पूछा जा रहा है कि 3000 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो गेन निकाल लें, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो गेन कितना आ जाएगा 3000, और सीपी है 2500, तो 2500 से घटा दें, और परसेंटेज में निकालना है गेन, तो 2500 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा परसेंट में। तो 3000 में से 2500 घटेगा तो आ जाएगा 500, 500 बटे 2500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये कटेगा, 5 से आ गया, 5 से ये कटेगा, ये आ जाएगा 20%। तो जो प्रॉफिट होगा या कहें गेन होगा वो आ जाएगा 20%, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्रमशः 1350 और 1458 रुपए है तो ब्याज की दर क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो राशि है वो 1350 दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, ये होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये आ जाएगा कैपिटल टी, पावर में कैपिटल टी आ जाएगा। तो एक साल का, पहले साल का दिया हुआ है 1350, तो पहली कंडीशन निकाल लें, 1350 टोटल अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया नहीं हुआ है तो प्रिंसिपल पी मान लें, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर, इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया हुआ है तो आर मान लें, और टाइम दिया हुआ है पहले साल तो एक ही साल तो ये आ जाएगा 1। तो इसे 1 ना भी लिखें तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गई इक्वेशन 1। और एक कंडीशन और दी हुई है कि दूसरे साल 1458 रुपए हो जाता है।
तो दूसरी कंडीशन और निकाल लें, ये हो जाएगा 1458, प्रिंसिपल P रहेगा और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम टाइम 2 साल है, P आ जाएगा 2। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इसमें फाइंड करना है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम चाहे इक्वेशन 1 कहें चाहे इक्वेशन 2 में P अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हम आसानी से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड करें, इसमें पावर ज्यादा है तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1458 डिवाइडेड बाई 1350 और P से P कैंसिल हो जाएगा, P हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक पावर है 1 प्लस आर अपॉन 100 की, तो एक घट जाएगा डिवाइड होने पर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। तो इसे भी ये जो नंबर है अपॉन में, इसे भी इसी के टर्म में लिखें 1 प्लस के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 है, तो इसी के टर्म में लिख लें, तो इसे हम लिख सकते हैं 1350। अब इसमें कितना ज्यादा है 1458 से, तो ये ज्यादा था 108, 108 डिवाइडेड बाई 1350, ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 108 और ये हो जाएगा 1350, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। तो एक से एक घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसे मैं मिटा भी देता हूं, तो ये आ गया 108 डिवाइडेड बाई 1350 इक्वल हो गया आर अपॉन 100 के। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसे और किससे काट सकते हैं, 27 से काट सकते हैं। 27 चौके 108, 27 पंचे 135, 5 से इसे काटेंगे तो 10 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 यहाँ पे बचा हुआ है और 2 यहाँ पे बचा हुआ है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8 और ये परसेंट में होता है तो परसेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जो ब्याज दर होगी ये आ जाएगी 8%, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक कार्यकारी को हर महीने 12,600 रुपए का वेतन मिलता है, वह इसका 5/7 हिस्सा खर्च करता है। 5/7 हिस्सा खर्च कर रहा है, तो इनकम इनकम है 12,600 और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो है या खर्च कहें, खर्च ये दिया हुआ है कि 5/7 किसका, इनकम का। अब कह रहा है कि यदि उसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है, तो जो इनकम है 1/3 बढ़ जाता है। अगर ये 12,600 है और 1/3 भाग इसका बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि एक में जुड़ेगा तो एक में 1/3 और जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 गुणे 12,600। अब इनकम हो गई ये। अब इसमें और क्या कहा गया है कि उसका खर्च वर्तमान व्यय का 1/5 बढ़ जाता है। जो खर्च अब इतना था पहले, अब हो जाएगा 1/5 गुना और बढ़ जाएगा। तो एक में 1/5 और जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6/5 गुणे, पहले इतना खर्च था इतना, तो अब हो जाएगा 5/7 गुणे आई। आई क्या है, इनकम। तो वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचाएगा ये फाइंड करना है। तो इनकम इतनी आ गई और एक्सपेंडिचर इतना आ गया, तो अब पूछा गया है कि कितना हिस्सा बचाएगा। तो इसमें हिस्सा पूछा गया है, तो हमें ये वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, 12,600 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल हिस्सा बताना है। अगर इसका बचत हमें रुपए में निकालना होता तब हम इसकी वैल्यू 12,600 लेते, लेकिन हमें इसका केवल हिस्सा बताना है, तो यहाँ पर हमें 12,600 लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम आई ले लें, आई मतलब इनकम। तो 4/3 इनकम में, तो 4/3 आई में इतना अगर हम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितना उसने बचाया है। तो इसे सॉल्व करें तो 5 से 5 का कैंसिल हो जाएगा, तो जो खर्च हो जाएगा ये हो जाएगा 6/7 आई। तो बचत निकालें, सेविंग सेविंग कहें या बचत कहें, तो ये हो जाएगा इतना मिल रहा है 4/3 आई और इसमें से इतना खर्च हो रहा है 6/7 आई।
तो बचत निकालें तो ये हो जाएगा 4/3, तो 7×3 = 21 और ये हो जाएगा 7×4 = 28 माइनस 6×3 = 18, ये आ जाएगा आई। तो बचत हो गई सेविंग 10 आई/21, ये आ गई उसकी बचत। और इसे हमें हिस्से में निकालना है, पार्ट में निकालना है, फ्रैक्शन में। तो इनकम कितनी थी? 4/3 आई। तो इसे हम डिवाइड कर दें, ये जो सेविंग आई 10i/21 को इससे डिवाइड कर दें जो इसकी इनकम है। अब जो इनकम है उससे डिवाइड कर दें, 4/3 आई से डिवाइड कर दें। तो आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा तो 7, और 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2, और 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5। तो अब बचा क्या? 5 बचा अंश में, और 7 और 2 बचा हर में, तो ये आ जाएगा 14। तो 5/14 भाग बचेगा, उसका बचत होगी। मतलब जो बचत होगी वो होगी 5/14। तो यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू इसमें रखनी है। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो हो जाएगा 5, साइन 30 हो जाएगा 1/2 माइनस 2, और कॉसेक 30 हो जाएगा, कॉसेक 30 हो जाएगा 2। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 5/2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3/2। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनका माध्य दिया हुआ है 10 है, तो x की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो पहले माध्य निकालें, तो 10 4 14 1 15 15 30 30 और 15 45 45 और 12 ये हो गया 57 57 और 14, तो ये हो जाएगा 71, और एक वैल्यू x थी तो x और जुड़ेगा। कितनी टोटल वैल्यू थी? 2 2 4 6 2 8, 8 से डिवाइड कर दें तो माध्य आ जाएगा इसका 10, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 71 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, x की वैल्यू 9 आ गई, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि a, b और c अकेले काम करके किसी काम को क्रमशः 12, 18 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, a काम कर सकता है 12 दिन में, b काम कर सकता है 18 दिन में, और c काम कंप्लीट कर सकता है 36 दिन में। वे सभी 2 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं। तो 2 दिन तक ये साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो 2 दिन का काम निकाल लें, ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/36। और आप कह रहे हैं कि फिर बी काम को छोड़ देता है। ए और सी साथ मिलकर कितने दिन में काम को शेष काम को कंप्लीट करेंगे, ये फाइंड करना है। तो ए और सी अब मिलकर काम करेंगे, बी छोड़ देता है, तो मान लेते हैं काम कंप्लीट होता है एक्स दिन में, तो एक्स दिन का काम और कम निकाल लें ए और सी का। तो ए काम करता है 12 दिन में, तो 1/12 एक दिन का काम ये हो जाएगा, और एक्स दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने दिन का काम इसमें और जुड़ जाएगा। और सी काम करता है 36 दिन में, तो 1/36 काम कंप्लीट हो जाएगा, तो एक के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लें, यहाँ एलसीएम लें, तो 36 दूनी 72, तो 72 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इन सभी का, तो 12×6 = 72, 18×4 = 72, और 36 दूनी 72 प्लस एक्स, इसमें एलसीएम क्या आएगा? 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 के। तो 6 4 10 तो 12, 2 गुणे 12 और बटे 72 प्लस ये हो जाएगा 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4x/36। 12 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 6, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 9, और इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 1/3 प्लस x/9 ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 1/3 इस साइड ले आए, ये हो जाएगा x/9, तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2/3, 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 दूनी 6, ये आ गया 6 दिन, 6 डेज, क्योंकि डेज में माना गया था, तो आ जाएगा 6 दिन। तो जो शेष काम होगा वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है? भुजा। तो यहाँ पे भुजा की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 8 × 8,
4 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, 8 दूनी 16 √3। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट जाएगा। एक विक्रेता ने 400 रुपए प्रति पैकेट की दर से अनाज के 60 पैकेट खरीदे। यदि वह 8% लाभ पर अनाज के 18 पैकेट बेचता है, तो शेष अनाज को बेचने पर उसे कितना लाभ होगा, जिससे कुल लाभ 16.4% हो जाए। तो 60 पैकेट खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस अगर निकालें तो 400 रुपए पैकेट है और कितने पैकेट हैं? 60 पैकेट हैं। तो 400 गुणे 60, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि 18 पैकेट जो बेचे जा रहे हैं, वो 8% के लाभ पर बेचे जा रहे हैं। तो 18 पैकेट का अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, तो ये हो जाएगा, पहले कॉस्ट प्राइस 400 था और 8% लाभ हो रहा है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें एक पैकेट की, तो 108, क्योंकि 8% का लाभ हो रहा है तो 100 में 8 जुड़ेगा तो 108 और 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंट में था। तो ये आ जाएगी इसकी एक पैकेट की कीमत। और 18 पैकेट का निकालना है तो 18 से और मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वैल्यू निकल आएगी 18 पैकेट की, जो सेलिंग प्राइस होगी। और इसमें दिया गया है कि अगर कुल लाभ, अगर सभी पैकेट बेचे जाएं तो कुल लाभ जो होगा 16.4% का होगा। तो जो शेष अनाज होगा, 18 पैकेट तो इसने 18 पैकेट का दिया हुआ है कि 8% के लाभ हो रहा है। अगर हम 60 में से 18 घटाएं तो 42, तो 42 पैकेट कितने रुपए में बेचे जाएं, किस लाभ पर बेचे जाएंगे, वो हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं वो लाभ है पी, पी लाभ पर बेचे जा रहे हैं। तो 42 पैकेट और का निकालें तो जो सेलिंग प्राइस 42 पैकेट का होगा वो हो जाएगा 400, कॉस्ट प्राइस 400 है। और प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे हमने पी मान लिया, तो 100 में पी जुड़ेगा, 100 में पी जुड़ेगा और परसेंट में होगा तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और कितने पैकेट का? 42 पैकेट का, तो 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 42 पैकेट की। और टोटल लाभ यहाँ पे दिया हुआ है 16.4%। तो टोटल अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें, तो सेलिंग प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस गुणे लाभ हो रहा है 16.4% का, तो 100 में 16.4 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 116.4% में है तो 100 से डिवाइड। और टोटल कितने पैकेट थे? 60, ये आ जाएगा 60 के। अब यहां से जो ये वैल्यू आई है 60 पैकेट की जो सेलिंग प्राइस होगी, ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये 18 पैकेट का सेलिंग प्राइस है और ये है 42 पैकेट का। और यहाँ पे टोटल जो 60 पैकेट का है, जहां से हमने और सेलिंग प्राइस निकाल ली, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये हो जाएगा 400 गुणे 116.4 बटे 100 गुणे 60। और इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 400 गुणे 108 बटे 100 गुणे 18 और प्लस ये हो जाएगा 400 गुणे 100 प्लस पी बटे 100 गुणे 42। तो आप इसे सॉल्व करें तो 400 दोनों तरफ कॉमन है, तो 400 यहाँ पर, 400 यहाँ पर, 400 यहाँ पर, तो 400 कैंसिल हो जाएगा। और देखें इसमें हम और क्या कैंसिल कर सकते हैं, तो अगर हम देखें दोनों तरफ तो 6 से और सभी को कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 6 से ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6 3 18 3, 6 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 7। और 100 देखें तो 100 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 100 से ये भी डिवाइड हो जाएगा सभी। आप इसे सॉल्व कर लें तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1164, इक्वल हो जाएगा 108 गुणे 3, ये हो जाएगा 324 प्लस, और 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 7 पी। तो सॉल्व करें आप तो 700 और 324, ये हो जाएगा 1024। तो 1024 यहाँ से घट जाएगा 1164 से, 0, ये 4 और ये आ जाएगा 1। तो 140 इक्वल हो जाएगा 7 पी के। तो पी की वैल्यू निकालें तो 7 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 20, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 20। और ये हमने माना था परसेंट में, तो ये हो जाएगा 20%। और इसमें देखें तो ये जो वैल्यू दी हुई है, जो सेलिंग प्राइस दी हुई है, ये रुपए में दी हुई है। तो सेलिंग प्राइस एक पैकेट की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 20% बढ़ा दें। तो कॉस्ट प्राइस 400 था एक पैकेट का, 20% इसमें बढ़ा दें तो 100 में 20 बढ़ेगा तो 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 12 चौके 48, 480। तो वो जो शेष अनाज होगा उसे बेचना पड़ेगा 480 रुपए में। ऑप्शन 4 करेक्ट जाएगा।
बॉड मास का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन बॉड मास का, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट है, सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो और चीजों को हम ऐसे लिख दें, 20 माइनस 2 गुणे ये हो जाएगा 25% ऑफ। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो इसमें भी मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है और प्लस का ऐड और एडिशन है। तो इसमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा डिवीजन को। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 8, डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, और 12 ऐड करना है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसे सॉल्व करें तो 20 माइनस 2 गुणे 25% ऑफ 15 गुणे 8, 15 8 120, और 6 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 20। 20 और यहाँ पे प्लस 12 था, प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज। 20 माइनस 2 गुणे 25%, 25% ऑफ, ये हो जाएगा 20 और 12 32। अगर हम 25% निकालें 32 का तो एक चौथाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2, तो 32 का एक चौथाई कितना होगा? 8। तो 20 माइनस 2 गुणे 8 तो ये हो जाएगा 16। तो 20 में से 16 घटेगा, ये आ जाएगा 4। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिंदुओं, दो बिंदु दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये फाइंड करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड करने हैं। तो अगर ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है, तो ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रख दें। तो -4 और ये 2, -4 और 2 ये हो जाएगा -2/2, और इसमें 7 और 3 ये हो जाएगा 10/2। तो 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा -1, और 10/2 तो ये आ जाएगा 5। और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 506 और 782 का एचसीएफ क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसे डिवीजन मेथड से बताता हूं मैं आपको। तो जो छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। 782 को डिवाइड कर दें 506 से, तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 506। यहाँ से घटाएं तो 12 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ बचा 7, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, 276। 506 से जाएगा नहीं, तो 276 से अब हम डिवाइड करेंगे ये नंबर को, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। तो 276 एक बार जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 230 हो जाएगा। अब 276 से तो जाएगा नहीं, तो 230 से 276 को अब डिवाइड करेंगे। तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 230। अब यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 46। अब 230 से 46 का भाग नहीं जाएगा, तो 46 से हम डिवाइड करेंगे 230 को। तो इससे हम डिवाइड करें तो 5 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 230। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0। तो ये किसके कारण आया है? ये नंबर के कारण। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दी हुई है x की, इसमें x की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो अंडर रूट एक्स प्लस 0.24, ये इक्वल दिया हुआ है अंडर रूट 0.1296 की। अगर ये 1296 होता तो ये स्क्वायर होता है 36 का, और इसमें देखें तो दशमलव के बाद 4 अंक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जितने अंक दशमलव के बाद होते हैं उससे आधे अंक बाहर आते हैं दशमलव के। तो स्क्वायर रूट में नंबर होंगे दशमलव के बाद 2 डिजिट में। यहाँ पर 36 है, तो ये हो जाएगा 1 2, तो दशमलव लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.36। और इसे ऐसे लिखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस ये हो जाएगा 0.24। इसे सॉल्व करें, 0.24 इस साइड ले आए, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा 0.12। एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स। अगर ये 12 होता तो 144 हो जाता, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो इसमें हो जाएंगे स्क्वायर करने के बाद 4 डिजिट। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3, यहाँ पर एक जीरो और लगाएंगे तब यहाँ पे आएगा दशमलव।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.0144 और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का व्यास ज्ञात करना है, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, तो एरिया होगा, तो स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है 1386 के, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1386। तो 22 से डिवाइड करें, 22 छंगम 132, 6 और ये हो जाएगा 22 त्रिक 66, तो ये आ जाएगा 63। तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 63 गुणे 7 और ये हो जाएगा अपॉन में 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 63 को 9 गुणे 7 और ये 7 पहले था तो 7 से और मल्टीप्लाई 4। तो आर की वैल्यू निकालें, स्क्वायर रूट लें दोनों साइड, तो 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3 और 2 बार 7 है तो 1 बार 7 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लें तो आ जाएगा 2। तो आर की वैल्यू आ गई 21/2। इसमें हमें डायमीटर निकालना था, व्यास, तो व्यास होगा 2r, तो 2r हो जाएगा, या कहें डायमीटर, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जब समय 2:30 हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 2:30 हो रहा है, तो घंटे की सुई का अगर हम कोण निकालें, आवर एंड का, तो ये घंटे के कारण भी बनेगा और मिनट के कारण भी बनेगा। तो 2 घंटे हो रहे हैं तो 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का कोण। 2 घंटे हो रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई और प्लस मिनट, मिनट की सुई के कारण भी आधा डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बन रहा है, 30 मिनट हो रहे हैं तो हाफ डिग्री गुणे 30। तो जो घंटे की सुई का कोण आएगा तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और प्लस ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 75 डिग्री। और मिनट हैंड का निकालें, मिनट की सुई का कोण, तो ये केवल बनता है मिनट के कारण। तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का, तो 6 डिग्री गुणे 30, क्योंकि 30 मिनट हो रहे हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से दोनों के बीच का कोण निकालना है, बीच का कोण निकालना है तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री घटा दें, ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो इनके बीच का कोण बनेगा 105 डिग्री, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है और ए बी की वैल्यू दी हुई है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर कर दें, a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसे हम ऐसे ही रख लें, और माइनस 2 गुणे ए बी की वैल्यू 14 दी हुई है तो 14, 14 दूनी 28, 28 और 25 हो जाएगा 53। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 53, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इसमें देखें तो ये कुछ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी अपॉन में है तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पर ए और बी क्या है, ए मान लिया गया है 0.1 को और बी मान लिया गया 0.025 को, ऐसे यहाँ पर भी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.1 और प्लस बी की वैल्यू 0.025 है, ये हो जाएगा 0.025, तो ये हो जाएगा 0.125, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी, तो इसे हम लिख लें 5x/2 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 6x माइनस 5/3 और ये इक्वल हो जाएगा 7/6 के। तो सॉल्व करें इसे तो 5x/2 माइनस 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3x/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा
और 4 से हम मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये आ गया 7/6 पे। तो इसे सॉल्व करें, इन दोनों को इकट्ठा ले लें, ये हो जाएगा 2x/2 प्लस इक्वल कर दें, इस साइड ले आएँ इसे, तो 7/6 माइनस 5/12, यहाँ पे 12 है तो इसे भी 12 बना लें, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 12। तो 14 में से 5 घटेगा तो ये आ जाएगा 9, 9/12, 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी x की, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।